हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल द बिग ट्यूटोरियल पे। और हम लोग क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ सॉल्व कर रहे हैं। उसमें अध्याय 4 को कंप्लीट करने के बाद आज के इस वीडियो में जो हम लोगों का अध्याय 5 समांतर श्रेणियां, इसको हम लोग शुरू करने वाले हैं। और सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसकी भूमिका यानी कि इस समांतर श्रेणी को पहले अध्ययन करेंगे, तब जाकर के हम लोग प्रश्नावली 5.1 हल करेंगे। सबसे पहले हम लोग जान लेंगे कि समांतर श्रेणी क्या होती है। उसके लिए सबसे पहले आपको इसके कई उदाहरण लेते हैं। उदाहरणों की अगर बात की जाए तो हम अपने प्रकृति से, हम अपने आसपास के वातावरण से सीख सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे जो आपके सामने दिख रहा है, एक सूरजमुखी का फूल है। अब आप इसमें देखें, एक निश्चित पैटर्न फॉलो हो रहा है, एक निश्चित प्रतिरूप या पैटर्न का अनुसरण कर रहा है। ये हमारे प्रकृति यानी कि प्रकृति के द्वारा देन है। ये आपका ऑटोमेटिक है। देखिए यहाँ पे क्या है, जो फूल है, देखिए भाई कितने सुंदर, एक निश्चित पैटर्न। आपके पहले पंक्ति में कुछ फूल हैं, फिर उसके नीचे दूसरी पंक्ति में, इस तरीके का ये सूरजमुखी के फूल में आपका एक निश्चित प्रतिरूप या पैटर्न फॉलो होता है। इसके बाद अगर दूसरे उदाहरण की बात की जाए तो जो हमारी मधुमक्खियां हैं, देखिए ये मधुमक्खी आपकी शहद बना रही, जो मधुमक्खी का छत्ता होता है, इंग्लिश में कहें तो बी हिव कहते हैं या मधुकोश कहते हैं। तो यहाँ पे मधुमक्खी का छत्ता या मधुकोश कहें तो यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे इसको ध्यान से देखिए, एक निश्चित पैटर्न। देखिए पहले में 2, फिर 1 2 3 4 हो गए, फिर 1 2 3 4 5 6, ऐसे देखिए आप। अगर आप यहां से देखेंगे तो पहले, दूसरा, तीसरा, ऐसे एक देखिए कितना सिस्टमेटिक ढंग से आपका क्या है, एक निश्चित पैटर्न को फॉलो कर रहा है। इसके बाद अगर और उदाहरण लें तो यहाँ पे देखिए आपके जो मक्का के भुट्टे होते हैं, यहाँ पे यानी कि मक्के के भुट्टे के उदाहरण हम लोग देखें यहाँ पर, तो क्या होगा, इनके जो दाने हैं एक निश्चित पैटर्न को, एक निश्चित प्रतिरूप का, यहाँ पे पैटर्न का अनुसरण कर रहे हैं। इसके बाद और देखें अगर आप तो एक पाइन कोन होता है, ये आपका पाइन कोन देखिए, इसको अगर आप ध्यान से देखें कितना सिस्टमेटिक सुंदर आपका, ये ऑटोमेटिक होता है, इसको किसी ने बनाया नहीं है, ये आपका प्रकृति के द्वारा उपलब्ध एक पैटर्न है, ये हमारे आसपास। इसके बाद आते हैं हम लोग अपने दैनिक जीवन में आपके समांतर श्रेणी से या एक पैटर्न या आप कहें प्रतिरूप कौन कौन से होते हैं। प्रकृति के द्वारा उपलब्ध उदाहरणों को समझने के बाद अब हम लोग आ जाते हैं अपने दैनिक जीवन में, हमारे आसपास के जो वातावरण में, जो या दैनिक जीवन में हम अपने आसपास जो घटनाएं देखते हैं। जैसे क्या है, रीना ने एक पद के लिए आवेदन किया और उसका चयन हो गया। भाई नौकरी के लिए उसने आवेदन किया और उसका चयन हो जाता है। अब उससे क्या कहा जाता है, नौकरी करने के बाद आपको पेमेंट मिलेगी, यानी कि मासिक वेतन मिलेगा। तो क्या कहा गया कि आपको 8,000 रुपए का मासिक वेतन देंगे। इसके बाद एक और कंडीशन लगा दी कि आपको हर वर्ष यानी कि रुपया 500 वार्षिक की वेतन वृद्धि के साथ दिया गया, यानी कि 8,000 रुपए तो मिलेंगे ही मिलेंगे। इसके बाद हर साल आपके क्या है, 500 रुपए बढ़ रहे हैं। तो उसका वेतन रुपए में पहले वर्ष, दूसरे वर्ष, तीसरे वर्ष, ऐसे अगर आप इसको निकालेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या पाएंगे, देखिए पहले साल तो वो 8,000 रुपए गई, तो पहले साल उसको हर बार जो है 8,000 ही मिलेंगे, हर महीने जिसको कहें 8,000 मिलेंगे। लेकिन अगली बार दूसरा जब साल चालू होगा तो क्या होगा, 500 बढ़ जाएंगे। तो 8,000 में 500 जोड़ दीजिए तो 8500, यानी कि 8,500 उसको हर बार मिलेंगे, यानी हर महीने मिलेंगे दूसरे वर्ष में। अगर आप तीसरे वर्ष में ज्ञात करें तो क्या होगा, भाई 2 वर्ष हो गए ना, चाहे तो आप दूसरे वर्ष में आप जोड़ दीजिए 500 और बढ़ जाएंगे तो 9,000 हो जाएंगे, या आप 1 वर्ष में 500, 2 वर्ष में 1,000, तो यानी 8,000 में 1,000 जोड़ देंगे तो 9,000 हो जाएगा। जैसे चाहे आप ऐसे आप इनको ज्ञात कर सकते हैं। तो ये भी एक निश्चित प्रतिरूप का उदाहरण है, एक निश्चित प्रतिरूप है। इसके अलावा और भी उदाहरण देखते हैं।
अब देखिए आपके सामने ये एक आकृति, दूसरी, तीसरी, तीन आकृतियां आपके सामने। एक ये आपका वर्ग है, इसकी भुजा अगर एक इकाई ले लें तो इसका जो क्षेत्रफल होगा एक ही होगा। इसके बाद इसका यहाँ पे देखिए कितना क्षेत्रफल हो जाएगा, इसका कितना होगा भाई 4 होगा। और इसके बाद इसमें कितना होगा, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि देखिए यहाँ पे क्या है, इसकी भुजा 2 है, इसकी भुजा यहाँ पे 1 1 1 यानी कि 3 है, इसकी भुजा 2। कैसे, 1 का वर्ग बराबर 1, यहाँ पे 2 का वर्ग बराबर 4 और यहाँ पे 3 का वर्ग बराबर 9। जो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा की घात 2 या भुजा का वर्ग, वही तो है। तो यहाँ पे जो आपके 1 4 और 9, फिर अगला क्या होगा भाई, जो 4 होगा उसका 16, फिर 25, फिर 36, ऐसे एक निश्चित प्रतिरूप को ये अनुसरण कर रहे हैं या प्रतिरूप को फॉलो कर रहे हैं। ये हमारे दैनिक जीवन से संबंधित कुछ उदाहरण थे। प्रकृति से संबंधित कुछ उदाहरण हम लोगों ने सीखे और इसके बाद दैनिक जीवन से सीखे 2 उदाहरण। अब इसके बाद समांतर श्रेणी पे आ जाते हैं, क्योंकि एक निश्चित पैटर्न को जब फॉलो करते हैं तो वहीं आपकी श्रेणी बनती है, वो भी समांतर श्रेणी। तो अब आ जाइए समांतर श्रेणी पर। समांतर श्रेणियों को समझने से पहले हम लोग यहाँ पे कुछ उदाहरण लेते हैं। सबसे पहला देखिए आपका उदाहरण जो दिया गया है वो 2 4 6 फिर 8, ऐसे आप आगे बढ़ते जाएंगे डैश डैश। अगला देखिए उदाहरण क्या है, 10 20 30 40 फिर 50, फिर इसके बाद आगे ऐसे बढ़ते जाएंगे। जो तीसरा उदाहरण है -3 -2 -1 0 फिर 1, फिर अगला है 100 फिर 80 फिर 60 फिर 20, ऐसे आप आगे बढ़ते जाएंगे। अब अगर मैं आपसे कहूं कि जो भी आपके ये देखिए जो आपके यहाँ पे पद दिए गए हैं, ये जो संख्याएं हैं ये आपकी, अगर मैं पहले वाले में कहूं कि अगला पद क्या होगा, जो संख्याएं दी गई हैं ये संख्याएं आपकी प्रत्येक उदाहरण में पद कहलाती हैं। अगर आप इंग्लिश में बात करें तो इसको टर्म कहेंगे। तो यहाँ पे हम लोगों का क्या है, ये पद है, पहला पद, दूसरा, तीसरा, चौथा। इसमें भी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इसमें 1 2 3 4 5 पद दिए गए हैं, 1 2 3 4 पद दिए गए हैं। तो ये जो संख्याएं हैं सभी पद कहलाते हैं। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, जो भी हमारे पास सूची दी गई है ये आपकी देखिए। अगर मैं आपको पहला जो उदाहरण लिया है इस सूची में मैं कहूँ आपको कि अगला पद क्या होगा, तो आप बता सकते हैं या सोच सकते हैं। तो उसके लिए आप कोई ना कोई एक नियम लगा रहे होंगे, और वो आपको कैसे पता चल रहा है। देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें 2 है, 2 में 2 जोड़ दिया तो 4 आ गया, फिर 4 में फिर 2 जोड़ दिया तो 6 आ गया, 6 में फिर से 2 जोड़ दिया, तो अगला पद आपका क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। आप बता देंगे कि जो पद आ रहा है उसमें हम लोग 2 जोड़ रहे हैं। इसके बाद अगला देखिए उदाहरण अगर आपने लिया है तो 10 20 30 40 50, अगला क्या होगा, 60 होगा। कैसे पता चल रहा है कि हम लोग धन का 10 यानी कि जो पद हमें ज्ञात करना है उसके अगले पद में 10 जोड़े दे रहे हैं। इसके बाद यहाँ पे देखिए तीसरा उदाहरण जो आपका दिया गया -3 -2 -1 फिर 0 1, यहाँ पे आप ध्यान से देखें तो आप क्या कर रहे हैं, धन का 1 अगर आप जोड़ रहे हैं भाई, -3 में 1 जोड़िए -2 आ जाएगा, -2 में 1 जोड़िए तो -1, -1 में 1 जोड़ेंगे तो 0, 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1 और 1 में 1 जोड़ेंगे तो आपका 2, अगला पद आ जाएगा। ऐसे यहाँ पे ध्यान से देखें तो 100 है, फिर 80 है, फिर 60 है, फिर 40, 20 20 घट रहा है, इसका मतलब हम लोग माइनस का 20 जोड़ रहे हैं या कहें 20 घटा रहे हैं प्रत्येक पद में, तो हमें अगला पद प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पे आपने जो भी ये सीखा तो क्या कैसे आप, मैंने जो कहा कि आप इसमें से अगला पद बताइए, तो आपने कैसे क्या किया कि जो भी आपकी सूची दी गई थी उस सूची के प्रत्येक पद में कुछ ना कुछ जोड़ा जा रहा है या कुछ घटाया जा रहा है। तो यही आपका जो सूची है ये हमारी क्या कहलाती है, समांतर श्रेणी कहलाती है। एक निश्चित संख्या आप जोड़ रहे हैं, इसमें देखिए क्या है, आप 2 जोड़ रहे हैं, इसमें क्या है 10 जोड़ रहे हैं, इसमें 1 जोड़ रहे हैं और इसमें माइनस का 20 जोड़ रहे हैं या कहें 20 घटा रहे हैं। तो एक निश्चित संख्या ही तो आप जोड़ने से पता चल रहा है। तो ये हमारे क्या है,
सभी समांतर श्रेणी के उदाहरण हो गए। इसके बाद जो संख्या आप जोड़ रहे हैं वही आपका सर्वांतर कहलाती है। क्या कहलाती है भाई? सर्वांतर कहलाती है। जो आप संख्या यहाँ पे दो जोड़ रहे थे तो इस वाली सीरीज का, इस वाली श्रेणी का जो आपका सर्वांतर होगा वो 2 होगा। दूसरे वाले में आपका सर्वांतर 10 होगा, इसमें आपका 1 होगा, इसमें आपका माइनस का 20 होगा। यही हम लोगों का संख्या, एक निश्चित संख्या आप जोड़ करके उसमें क्या कर रहे हैं? अगला पद पता कर रहे हैं। तो यही तो आपका सर्वांतर कहलाता है। सर्वांतर को हम लोग अंग्रेजी में कॉमन डिफरेंस कहते हैं, और जो सर्वांतर है वो आपका धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकते हैं। देखिए यहाँ पे आपने क्या किया, -20 जोड़ रहे हैं ना, तो यहाँ पे जो सर्वांतर आया माइनस का 20, यहाँ पे एक धन का आया, यहाँ पे भी धन का, यहाँ पे भी धन का, तो इसलिए जो हमारा सर्वांतर होगा वो आपका धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकता है, या आप शून्य भी हो सकता है। जैसे उसका उदाहरण देखिए आप, जैसे मान लो 5, फिर 5 लिख दें, फिर 5 लिख दें, फिर 5 लिख दें, ऐसे। तो यहाँ पे क्या है, प्रत्येक पद में आप क्या कर रहे हैं, 0 जोड़ रहे हैं या शून्य जोड़ रहे हैं, तो ये यहाँ पे आपका जो सर्वांतर है वो 0 हो जाएगा। ये आपका एपी के उदाहरण थे। और एपी हम लोग कैसे पहचानते हैं कि अगर आपकी कोई भी समांतर श्रेणी की संख्याएं दी गई हैं तो उसमें प्रत्येक पद, पहले पद के अतिरिक्त पहला पद छोड़ दीजिए, अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने से पता चलता है, वही आपका समांतर श्रेणी कहलाती है। देखिए पहला पद छोड़ दीजिए, अगले पद में क्या किया आपने, 2 जोड़ा, फिर अगले पद में 2 जोड़ा, फिर अगले पद के लिए 2 जोड़ा, यहाँ पे 10, पहला पद छोड़ दीजिए, अगला पद प्राप्त करने के लिए आप 10 जोड़ रहे हैं, फिर अगला जोड़ने के लिए जो आपका पद है उसमें 10 जोड़े दे रहे हैं, फिर अगला पद ज्ञात करने के लिए जो 30 है उसमें 10 जोड़े दे रहे हैं। तो यही तो आपका एक समांतर श्रेणी का उदाहरण हो जाता है। अब इसके बाद अगर हम लोग साधारण सी भाषा में कहें कि हमारी समांतर श्रेणी क्या होती है, कि समांतर श्रेणी में जो भी संख्याओं की सूची आपको दी गई है उसमें प्रत्येक पद, पहले पद को छोड़ने पर जो अगला पद हमें ज्ञात करना है उसके लिए आपको एक निश्चित संख्या से जोड़ना पड़ता है, या फिर कहें उसमें से घटाना पड़ता है। जोड़ और घटा दे भाई, अगर ऋणात्मक हो गया तो वो घटेगा ही। तो यही आपका एक समांतर श्रेणी हो जाता है। समांतर श्रेणी में जो आप एक निश्चित संख्या को जोड़ रहे हैं वो आपका सर्वांतर कहलाता है। सर्वांतर हम लोगों का धनात्मक और ऋणात्मक हो सकता है, और शून्य भी हो सकता है, या 0 भी हो सकता है। समांतर श्रेणी को अंग्रेजी में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहा जाता है। इसको शॉर्ट फॉर्म में अगर कहें तो आप एपी कहेंगे। अब देखिए एपी का जो आपका व्यापक रूप अगर कहें तो देखिए हमने क्या है अभी बताया था कि अगर कोई समांतर श्रेणी है उसका पहला पद अगर आप ए ले लें और सर्वांतर डी, यानी कि कॉमन डिफरेंस, इसीलिए इसको डी से लिया गया। जो आप एक निश्चित संख्या जोड़ रहे थे वो आपका एक डी हो गया, पहला पद आपका ए है। तो जो आपकी श्रेणी बनेगी वो क्या होगी, ए होगा, फिर अगला इस ए में आप जो सर्वांतर है उसको जोड़ देंगे तो आपका डी, ए धन डी हो गया। इसके बाद अगला ज्ञात करने के लिए जो आपका ये ए धन डी आया, इसमें जो सर्वांतर है उसको आप जोड़िए, तो इसमें डी और डी जोड़ करके क्या हो जाएगा, 2D हो जाएगा। फिर ऐसे ही आप अगला क्या हो जाएगा, इस 2D में फिर आप ये कॉमन डिफरेंस D ऐड करेंगे, जोड़ेंगे तो आपका 3D हो जाएगा। फिर इसके बाद A धन 4D, ऐसे ही आपकी आगे बढ़ती जाएगी। यही हम लोगों का समांतर श्रेणी का व्यापक रूप है, जिसको आप अंग्रेजी में कहें तो हम लोग जनरल फॉर्म कहते हैं। जनरल फॉर्म आपका है, और या कहें व्यापक रूप, ये हम लोगों का क्या है भाई, समांतर श्रेणी का व्यापक रूप कहलाता है। इसे एपी का व्यापक रूप कहें या समांतर श्रेणी का, वो क्या होगा, ए धन डी, ए धन 2D, ए धन 3D, ए धन 4D। ऐसे आपका ये समांतर श्रेणी ज्ञात कर सकते हैं। अगर
आपको पहला पद और सर्वांतर जिसको कहें कॉमन डिफरेंस अगर प्राप्त है तो आप श्रेणी ज्ञात कर सकते हैं। जो हम लोगों की श्रेणी यानी समांतर श्रेणी है वो आपकी दो प्रकार की, एक तो आपकी परिमिति और एक आपकी अपरिमित। परिमिति कब होगी? जब आपको अंतिम पद दे दिया जाए, कोई भी श्रेणी हो अगर उसका अंतिम पद दिया गया हुआ है तो वो हम लोगों की परिमित कहलाती है, और अगर आपको अंतिम पद नहीं दिया गया है तो वो हम लोगों की अपरिमित कहलाती है। अब अगर इसके उदाहरण की बात करें तो देखिए, जो परिमिति है उसके उदाहरण अगर हम लिख दें 2, 4, 6, 8 और 10 यहां तक लिख दिया तो ये आपकी कैसी हो गई? परिमिति हो गई। और अगर अपरिमित की बात करें जैसे 1, 2, 3, 4 डैश 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 यानी कि जो आपकी ये संख्याएं दी गई हैं वहां पे आप आगे तक ऐसे ही अनिश्चित रूप से बढ़ सकते हैं, जैसे 5, 10, 15, 20, 25 और डैश 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 डैश। इसका मतलब है ये आपकी अपरिमित है, इसका अंतिम पद नहीं दिया गया। और जब आपका अंतिम पद निर्धारित कर दिया जाता है तो आपकी श्रेणी परिमिति हो जाती है। तो यहाँ पे ये हमारा परिमिति का उदाहरण है और ये आपके अपरिमित का उदाहरण है। यहां तक समांतर श्रेणी को समझने के बाद अगर आप चैनल पर पहली बार हैं, वीडियो अगर आपको पसंद आया हो, हमारा काम अगर आपको पसंद आ रहा है, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दें जिससे कि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो। और अगर आपको लगता है कि हम इसको वीडियो को शेयर करने से किसी का भला हो सकता है तो आप वो भी कर सकते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब अगर आपसे मैं पूछूं कि इतना पढ़ने के बाद कोई भी समांतर श्रेणी अगर आप ज्ञात करना चाहते हो तो उसके लिए कम से कम न्यूनतम कौन सी सूचना आपको पता होनी चाहिए या न्यूनतम कौन सी बातें अगर आपको पता हो कि तो आप समांतर श्रेणी ज्ञात कर सकते हैं। तो अगर मैं कहूं आपसे कि पहला पद आपको दिया गया है ए, पहले पद को हम लोग ए कहते हैं। अब अगर आपको मान लो पहला पद दिया गया है और आपसे मैं कहूं कि श्रेणी ज्ञात कीजिए, समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए, तो क्या आप पता लगा पाएंगे? बिल्कुल नहीं लगा पाएंगे। अगर यही मैं कह दूं कि उसका सर्वांतर दिया गया है डी, तो आप श्रेणी का पता आसानी से लगा लेंगे, क्योंकि जो श्रेणी समांतर श्रेणी का हमने व्यापक रूप पढ़ा था, पहला पद ए, अगला पद ज्ञात करने के लिए सर्वांतर जोड़ देते हैं तो ए धन डी, अगला जोड़ने के लिए अगला पद ज्ञात करने के लिए फिर अगले पद में डी जोड़ दीजिए तो ए धन 2d, फिर ए धन 3d और फिर ए धन 4d। ऐसे ऐसे आप ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि जो आया पद उसमें फिर से डी जोड़ दिया, फिर अगले पद को प्राप्त करने के लिए फिर इसमें डी जोड़ दिया, तो आपका ऐसे ही आता चला जाएगा। इतने सारी बातों को समझने के बाद अब हम लोग सीधे आते हैं प्रश्नावली 5.1 पर। आपकी जो प्रश्नावली 5.1 है उसका पहला प्रश्न क्या कह रहा है? निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबद्ध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों? यानी एपी यानी कि आपको समांतर श्रेणी का पता लगाना है, और है तो क्यों है उसका हमें कारण भी बताना है। और कारण बताने का सबसे आसान सा तरीका जो सर्वांतर है वो अगर आपका समान आता है तो कह देंगे कि ये आपकी एपी है। तो संख्याओं को सूची बनाते हैं और फिर हल करते हैं। पहला भाग आपका क्या कह रहा है? प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए 15 रुपया देना है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया आपको 8 रुपया देना है। ये जो अभी हमने दैनिक जीवन से संबंधित जो पहला उदाहरण समझा था बिल्कुल वैसा ही है। तो देखिए क्या है, इसको फिगर के द्वारा आपको समझाते हैं। अब देखिए हमने क्या किया, ये मान लो आपका यहां से यहां तक की दूरी है, उसको 1-1 किलोमीटर, ये पहला किलोमीटर, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये आपके किलोमीटर है। ठीक है। अब देखिए क्या कह रहा है, जो सवाल है वो क्या कह रहा है
कि जो पहला किलोमीटर की दूरी तय करता है, पहले किलोमीटर के लिए आपको कितना देना है भाई, 15 रुपया देना है। फिर जो अगला प्रत्येक किलोमीटर के लिए आपको 8 रुपया अतिरिक्त देना है। तो मान लो हम लोग पहले किलोमीटर गए तो आप 15 रुपया दे दिया। फिर इसके बाद एक दूसरा व्यक्ति गया, वो मान लो क्या है, यहां से यहां तक गया, तो क्या करेगा, ये जो 15 रुपया अगले किलोमीटर का है, ये जो किलोमीटर यहां से 1 से 2 किलोमीटर है, उसके लिए आपको 8 रुपया देना पड़ रहा है। तो यानी कि अगला व्यक्ति देगा वो कितना, 15 और 8, 15 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 23। यानी कि दूसरा वाला व्यक्ति यहां तक जाने के लिए 23 रुपया देगा। अब अगर मान लो एक कोई व्यक्ति यहां से यहां तक का जाता है, तो देखिए क्या है, हर किलोमीटर पर आपको 8 रुपया देना ही देना है। तो यहां से देखिए आपने क्या किया, यहां से यहां तक का 23 रुपया दिया, फिर अगले किलोमीटर के लिए फिर आप 8 रुपया देंगे। तो यानी कि 23 धन 8 क्या हो जाएगा, 31। पहला देखिए 15, फिर ऐसे ही अगर आप 4 किलोमीटर का जाते हैं तो 31 में फिर आप 8 जोड़ देंगे, तो 31 में 8 फिर जोड़ दीजिए, तो 31 8 39। अब देखिए यहाँ पे जो पद आपके आए, 15 आया, फिर 23 आया, फिर 31 आया, फिर 39 आया, इनको यहाँ पर लिख लीजिए। फिर आप चेक करेंगे कि ये आपके एपी हैं या नहीं है, या समांतर श्रेणी है कि नहीं है। तो देखिए 15, 23, फिर 31 और फिर 39, ऐसे ही आप बढ़ते चले जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए पहली संख्या में अगर आप 8 जोड़ दे रहे हैं तो आपको 23, फिर यहाँ पे 8 जोड़े दे रहे हैं, फिर यहाँ पे 8 जोड़े दे रहे हैं, यानी कि यहाँ पे ये आपका सर्वांतर हो गया। और सर्वांतर कैसा है, समान है, अतः लिख देंगे कि हाँ ये आपका एपी का उदाहरण है, क्योंकि यहाँ पे प्रत्येक पद में 8 जोड़ने पर अगला पद प्राप्त हो जा रहा है। तो इस तरीके से पहला भाग आपका हल हो गया। दूसरा भाग आपका क्या कह रहा है, किसी बेलन यानी सिलेंडर में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकालता है। यानी कि क्या कर रहा है कि जो भी हवा उसमें उपस्थित है, हवा की मात्रा, और जबकि जब आप उसमें हवा निकालते हैं, हवा निकालने वाला जो पंप है प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का, जो हवा शेष बचती है उसका 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। मान लो आपके पास 1 है, उसमें से पूरी हवा 1 है, 1/4 बाहर निकल जाएगी तो 3/4 बचेगी। तो ऐसे ही आपको यहाँ पे पहले पता लगाना, पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, ऐसे जब पता लगा लेंगे फिर जो संख्याएं आएंगी वो अगर आपका सर्वांतर बराबर है तो हाँ, नहीं तो नहीं। मान लेते हैं कि जो हमारे पास सिलेंडर है उसका वॉल्यूम या उसका आयतन या उसमें उपस्थित हवा की मात्रा V है। अब क्या है, इसमें हवा जब आप निकाल रहे हैं तो हर पंप 1/4 बाहर निकाल देता है। तो देखिए V से आप 1/4 V घटा दीजिए तो आपका 3/4 V बचेगा। अगली बार जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3/4 V की घात 3/4 की घात 2V। तो पहले आपका V, फिर 3/4 V, फिर 3/4 की घात 2, ये आपका ऐसे ही देखिए क्या हो जाएगा, 3/4 की घात 3V, ऐसे चलता रहेगा। तो यहाँ पे देखिए आपका जो सर्वांतर है क्या बराबर है, तो देखिए V 3/4V, यहाँ पे 3 त्रिका 9/16V। आप घटाइए इसमें से तो आप यहाँ पे लिख देंगे सर्वांतर, आप इनके बीच का अंतर और इनके बीच का अंतर क्या बराबर है, आप चेक कर लो भाई। देखिए क्या है, 3/4V से V घटाएंगे तो माइनस का 1/4V आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। फिर आप क्या करेंगे, 9/16V से माइनस का 3/4V घटाएंगे तो आपका क्या आ जाएगा, देखिए 16 एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पे माइनस का देखिए कि बचेगा भाई, 4 चौकू 16, 4 तिहाई 12 और 9 से 12 घटाएंगे तो माइनस का 3/16। ये क्या बराबर है, सर्वांतर आपका बराबर नहीं है। तो यहाँ पे लिख देंगे कि नहीं, ये आपकी एपी नहीं बना रही है। और दूसरा भाग आपका हल हो गया। अब आ जाइए तीसरे भाग पर।
तीसरा भाग आपका क्या कह रहा है, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर की खुदाई का लागत 150 रुपया है और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 100 जो भी है 50 रुपए बढ़ती जाती है। आप जितने भी मीटर खोदते हैं वो 50 मीटर हर बार बढ़ती जाएगी। तो ये देखिए आपका पहले भाग के जैसा है। जैसे भाई आप 1 किलोमीटर जा रहे थे तो आपको 15 रुपया देना पड़ रहा था, फिर अगले प्रत्येक किलोमीटर के लिए आपको 8 रुपया देना है। वैसे ही यहाँ पे अगर आप 1 मीटर कुआं खुदाते हैं तो आप 150 रुपया दे दीजिए और चुपचाप बैठ जाइए। और अगर आप अगला मीटर खुदाएंगे तो 50 रुपया और दे दीजिए, फिर अगला मीटर खुदाएंगे तो 50 रुपया और दे दीजिए, फिर अगर 1 मीटर और खुदाते हैं तो 50 रुपया और दे दीजिए। ऐसे ही आपका बढ़ता चला जाएगा। चलिए नोट करते हैं और हल करते हैं, देखते हैं कि हमारा एपी बनता है या नहीं बनता है। जब आपका पहले के जैसा है, पहला बन रहा है, तो इसका मतलब तीसरा भी बनेगा ही। तीसरे भाग को हम लोग कुछ इस तरीके से एक चित्र के द्वारा समझते हैं कि मान लो आपकी एक ये कुआं खोदी गई, तो जो पहला मीटर एक यहां से यहां तक की खोदी जाती है, अगर आपको 1 मीटर आपको यहाँ पे खुदाया तो आपको कितना है 150 रुपए दे दिए, आपने इतने रुपए दे दिए और आपका पहले मीटर के काम चल गया। अगला अगर आप 2 मीटर तक खुदाते हैं, भाई हमने क्या किया, ये आपका 1 मीटर है, ये 2 3 फिर 4, एक मीटर पर हमने एक मार्क बना लिया। अगर 2 मीटर खुदाते हैं तो यहाँ से यहाँ तक का खुदाना पड़ेगा आपको। तो 150 रुपया तो ये देना ही देना है, फिर 50 रुपया और देना है। तो कैसे पता चलेगा, 150 में 50 जोड़ दीजिए तो आपका 200 हो गया। फिर अगर आप तीसरे मीटर तक खुदाएंगे तो आप जो यहां तक का तो 200 रुपया दे दिया, फिर अगला मीटर खुदा रहे तो 50 रुपया और दे दीजिए भाई। तो क्या हो जाएगा, 200 में फिर 50 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 250। ये हम लोगों का तीसरे। फिर अगला अगर आप 4 मीटर तक खुदाते हैं तो चौथे मीटर आप खुदाएंगे तो 3 मीटर तक आपने कितना दिया 250। तो अगले मीटर पर कितना आ जाएगा 50 रुपया और है भाई, तो 50 और दे दीजिए। 250 में फिर 50 तो कितना हो जाएगा आपका 300। अब जो संख्याएं या जो कहें हमारे पास जो सूची आ रही है वो क्या आ रही है 150 फिर 200 फिर 250 और फिर 300 आएगा इस तरीके से। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें 50 फिर 50 फिर 50 जोड़े दे रहे हैं। यही आपका सर्वांतर जिसको आप कह सकते हैं कि डी, और आपका ये लिख देना है कि हाँ ये आपकी एक एपी बना रही है, ये आपकी एक समांतर श्रेणी का निर्माण कर रही है। और तीसरा भाग भी हम लोगों का हल हो गया। अब आ जाते हैं इसके आखिरी भाग चौथे पर। चौथा भाग भाई हम लोगों का क्या कह रहा है, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जबकि 10,000 की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। तो चलिए हम लोग हल करते हैं और देखते हैं। चौथे भाग में जो आपकी राशि दी गई है जिसको आप पी कहते हैं वो कितनी 10,000 रुपए है। इसके बाद उसमें ब्याज की दर दी गई है जिसको हम लोग अंग्रेजी में रेट कहते हैं, वो आपकी 8%। अगर आप पहले वर्ष के लिए जो आप ज्ञात करेंगे, पहले वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने के लिए चक्रवृद्धि ब्याज का जो फार्मूला आपका, सबसे पहले मिश्र धन ज्ञात करेंगे A बराबर P1 + R/100 की घात 1। पहले वर्ष के लिए क्या हो जाएगा 10,000 और 1 धन 8/100। फिर अगर आप दूसरे वर्ष के लिए, तो हम लोगों को पहले वर्ष के लिए और दूसरे वर्ष के लिए ज्ञात करिए, तो क्या हो जाएगा A बराबर P आपका 10,000 और 1 धन 8/100 और समय आपका जो n होता है ना, तो n के लिए आप 2 रखेंगे क्योंकि 2 वर्ष के लिए तो 2। अब फिर इसके बाद अगर आप तीसरे वर्ष के लिए निकालते हैं तो तीसरे वर्ष के लिए भी आपका A 10,000 और 1 धन 8/100 की घात 3। यहाँ पे अगर आप इनको हल करेंगे तो आपका अलग अलग आएंगे, कोई नियम नहीं चलेगा, इसलिए यहाँ पे लिख दीजिए नहीं, ये आपकी एपी नहीं है भाई। और इस तरीके से हम लोगों का पहला प्रश्न हल हो गया।
आज के इस वीडियो में हम लोग यहीं तक हल करेंगे, जिससे कि आपका वीडियो ज्यादा लेंदी ना हो। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले प्रश्न के साथ।